हम आज एक फंड की बात करेंगे जिस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये करीब 21 साल पुराना फंड है। ये फंड क्या करता है? ये फंड चारों एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्ट करता है, जो कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट एज वेल। ओके, अब यहाँ से आपको क्या फायदा मिलता है? क्योंकि ये एक प्रोसेस ड्रिवन फंड है, तो यहाँ पर जो इक्विटी की रेंज है वो इक्विटी रेंज अप टू 80% है। मतलब अगर मार्केट बहुत सस्ता है और इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल है तो ये फंड अपने इक्विटी एलोकेशन को 80% तक लेके जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है और इन्वेस्टर के लिए अभी अच्छा समय नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का, तो ये अपना इक्विटी एलोकेशन 30% तक भी लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट के उतार चढ़ाव होने के बावजूद इस फंड का जो रिएक्शन रहेगा मार्केट की अपेक्षा वो कम रहेगा। सिमिलर फैशन में गोल्ड का एलोकेशन, इस कैटेगरी के अंदर गोल्ड साथ में सिल्वर, इन दोनों का एलोकेशन 10% से लेके 30% तक जा सकता है। मतलब अगर गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है तो हो सकता है फंड मैनेजर आपका गोल्ड एलोकेशन इस फंड के अंदर कम करके 10% या 5% तक भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड बहुत सस्ता है या फिर कुछ ऐसी ग्लोबल सिचुएशंस बनी है जहां पर गोल्ड में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस केस में ये एलोकेशन 30% तक भी जा सकता है। तो इस इफिशिएंट एलोकेशन की वजह से ये फंड पिछले 21 सालों में लार्जर नंबर ऑफ टाइम मार्केट से 50% कम रिस्क लेके मार्केट के बराबर या मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर पाया है। दिस इज द पावर ऑफ एसेट एलोकेशन। इसके दूसरे एडवांटेज क्या है? एक तो इसका 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपको बताता है कि 2008 में या कोविड के समय पे, अलग अलग समय पे जब सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं थी, इस फंड ने किस तरीके से मार्केट की वोलेटिलिटी को राइड किया। बट एट द सेम टाइम एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस जो उन्होंने डिलीवर किया, यही एक रीजन है आज ये फंड 50,000 करोड़ प्लस AUM मैनेज करता है। और इस फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं? तो जब हम अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्यों ना हम अपना पैसा थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा रीट्स में इन्वेस्ट करें। बट इसमें दो समस्याएं आती हैं। एक समस्या आती है कि अगर हम अपने लेवल पे कम और ज्यादा एलोकेशन करेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, प्लस हमें वो स्पेशलाइजेशन स्किल्स चाहिए, और बार बार बढ़ाने घटाने की वजह से हो सकता है कि हमारी कंपाउंडिंग पे अफेक्ट पड़े। क्योंकि जब भी आप पैसे एग्जिट करते हैं, एग्जिट लोड और टैक्स देने की वजह से आपकी नेट वैल्यू कम हो जाती है। वहीं ये फंड, चूंकि ये म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे है और ये इंटरनली अपना एलोकेशन कम ज्यादा करता है, तो इन्वेस्टर के हाथ में इसका कोई टैक्सेशन नहीं आता। प्लस आपको एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स मिलती है फंड मैनेजर की, जो ये मेक श्योर करती है कैसे समय रहते हर एलोकेशन को इफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। नॉट ओनली दैट, इक्विटी के अंदर जो ज्यादा बड़ी समस्या आती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि कब हमें लार्ज कैप करना चाहिए, कब हमें मिड कैप करना चाहिए, कब हमें स्मॉल कैप करना चाहिए। ये फंड इक्विटी के अंदर भी डायनामिक है। तो मतलब जब फंड मैनेजर को लगेगा कि इक्विटी के एलोकेशन के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन वैल्यूएशन का लार्ज कैप में है, तो इक्विटी पोर्टफोलियो लार्ज कैप ड्रिवन होगा। जब फंड मैनेजर को लगेगा कि ज्यादा अट्रैक्शन मिड एंड स्मॉल कैप में है, तो इक्विटी एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। तो इस तरीके से एक ही फंड के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है या जितने भी एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी सॉल्व की जाती है। आईसीआईसीआई इस फंड के अंदर एक लीडिंग प्लेयर रहा है। इनफैक्ट ये इंडिया का पहला ऐसा फंड था जो इस कैटेगरी में इतना बड़ा बना और समय से पहले रहा। आज ये कैटेगरी बहुत पॉपुलर है और भी एएमसीज इस तरीके के फंड लेके आई हैं, जिसको हम आने वाले सीरीज में बात करेंगे। बट अभी के लिए अगर किसी फंड को हमें बहुत लंबे समय में देखना हो, तो शायद इस फंड का कंसिस्टेंसी और ट्रैक रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि अगर कोई क्लाइंट कंजर्वेटिव है, मार्केट की वोलेटिलिटी को बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और डेट में भी अपना पैसा नहीं रखना चाहते हैं जो कि 6 या 7% पे ग्रो होगा, उस केस में आईसीआईसीआई मल्टी एसेट जैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको एक बेहतर ऑल्टरनेट के तौर पे मिलती है। इस फंड के डिसएडवांटेज क्या है? तो अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, तो ब्रॉडर लेवल पे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है कि चूंकि इसके अंदर इक्विटी का फ्लेवर है, तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म पैसा, मतलब 3 साल 4 साल का पैसा आपको इस कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो 4-5 साल प्लस टाइम फ्रेम होना चाहिए।
जिससे अगर इन बिटवीन अगर मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, फिर भी आप वो वोलेटिलिटी राइड कर सकें, और जब आप एग्जिट करें तो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में इस फंड में एग्जिट करें। अब इस फंड के टैक्सेशन की हम बात करते हैं, तो डिस्पाइट इस फंड के अंदर इक्विटी का एलोकेशन कम है। जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो इस फंड का एवरेज इक्विटी एलोकेशन 50% ही है, और बचा हुआ 50% या तो आर्बिट्राज, डेट या गोल्ड, सिल्वर या रीट्स इन्वेस्टमेंट रहेंगे। इसके बावजूद भी इसका जो टैक्सेशन है, अगर आप 1 साल से ऊपर पैसा होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्वालिफाई करेगा, और इसका पूरा टैक्सेशन जो है इक्विटी जैसा है, विच इज 12.5%, 12.5% टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टैक्सेशन इक्विटी का देना है, बट आपको रिटर्न जो है वो इक्विटी, डेट, गोल्ड और रीट्स इन्वेस्टमेंट के मिल रहे हैं। अगर यही काम मैं अगर अलग अलग करता तो गोल्ड के अंदर यही टैक्सेशन 2 साल होल्ड करने के बाद 12.5% मिलता। डेट के अंदर ये टैक्सेशन एडवांटेज अब नहीं है, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो। रीट्स के अंदर भी जो टैक्सेशन है वो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और जो इसका एग्जिट लोड है वो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, विच इज रफली अराउंड 1%, और अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। पर जैसे कि मैंने पहले बोला, ये फंड 1 साल टाइम फ्रेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम 4 से 5 साल टाइम फ्रेम के लिए इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, और या फिर आप एसआईपी के थ्रू इस एलोकेशन को बिल्ड कर सकते हैं।